कि एनआई में सबसे अच्छा है कि हमारे पास एक ही चैप्टर है और एनआई से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आज में इसके जो आपको, जैसे कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो कोई सेक्शन वाइज ही आएगा, जैसे कभी सेक्शन 141, कभी सेक्शन 138, कभी 143, इस तरह से पूछते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या केस लॉज मेंशन करने हैं, क्योंकि जो इसके अंदर कंटेंट है वो तो लिखना ही है प्रॉपरली। जैसे सेक्शन 138 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी उसके रिक्वायरमेंट्स को पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी उसका प्रोविजन पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 138 तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपको क्या क्या केस लॉज मेंशन करने हैं, एक तो आपका सेक्शन 138 हो गया। 138 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक में प्रोविजंस दे रखी है, उसमें रिक्वायरमेंट्स अलग दे रखी है, ठीक है, नीचे कि किसी भी अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो कोई भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अभी पुराने पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद 2018 वाले पेपर में आया था क्वेश्चन जिसमें रिक्वायरमेंट्स पूछी थी और ये 6 मार्क्स में आया था पूरा 138। और उसमें कंपनसेशन के बारे में पूछा गया था, जो इंटरिम कंपनसेशन है 143A, ये सब वो पूछा गया था एक साथ। तो सेक्शन 138 को आपको पूरा कंटेंट याद करना है, कौन सी चीज है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है। इसके साथ हमें कंप्लेंट का जो आपका सेक्शन 141 है, सॉरी 142 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 142, इसमें बताया गया है कि जो इसका बी है, बी पॉइंट है, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कोज ऑफ एक्शन अराइजेज। तो जब आप 138 का रिक्वायरमेंट पूछते हैं तो जो 15 डेज का टाइम लिमिट है उसके बाद आपको इसको भी उसमें मेंशन करना है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हो रहा है, जब 15 डेज में कोई भी वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। और उससे 1 month में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन भी दे रखा है, उसे भी आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, कि कॉन्डोन कर सकता है, अगर डिले होता है तो यही कर देते हैं। इसी का जो प्रोवाइजो है 142 के बी का जो प्रोवाइजो है वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या केसेस लिखने हैं, केस का कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं केसेस के नाम बता देती हूँ आपको, क्योंकि सारे फेमस केसेस ये हैं जो एनआई में आपको लिखने हैं। क्योंकि एक चीज देखी है मैंने, जो कॉपीज वगैरह जो आप लोग लिख रहे हैं वो तो अपनी जगह है, ठीक है, वो तो हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन जो आरटीआई में कॉपीज आती है वो उनका माइंडसेट बताती है। जो एग्जामिनर्स, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं या जो कॉपी चेकर्स होते हैं, उनका माइंडसेट बताती है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने प्रोविजन लिख दिया, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि इसमें केस लॉज हैं और बहुत सारे चेंजेस, मेजर चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं किसी सेक्शन में, तो वो केस अगर वो नहीं रिक्वायरमेंट करते हैं तो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे 138 आ जाए तो जगह नहीं है लिख दिया, तो कंचन मेहता वाला केस आपको मेंशन करके आना ही है, वो रिक्वायरमेंट है उनकी कि इससे फंडामेंटल चेंज हुआ था। पूरी प्रोसीडिंग अभी जो कोर्ट्स की चलती है एनआई की, वो सब कंचन मेहता के अकॉर्डिंगली चलती है, इसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कंपनसेशन लेकर, ठीक है। एक डालमिया, केसेस के नाम नोट करवा देती हूँ, सीमेंट, इसका कोई मैसेज तो नहीं है ना, भारत लिमिटेड वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसीज। अगर आप में से किसी को भी इसकी कंटेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे कि कंटेंट नहीं है, तो आप बताना, हम मैं इसका कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी इस क्लास में तो क्या है, सारे केसेस में वो पूरा टाइम निकल जाएगा, तो हम दूसरा एक्ट नहीं डिस्कस कर पाएंगे। कंटेंट के लिए आप मुझे बता देना, मैं इसका कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगी, मेरे पास लिखा हुआ है पूरा। एंड एजेंसीज लिमिटेड, 2001 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये है कि सेक्शन 138 को क्यों ऐड किया गया था, ठीक है, मतलब एक तरह से इसका ऑब्जेक्ट है कि सेक्शन 138 को एनआई में क्यों ऐड किया गया था, ये इस केस में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया। सेकंड, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं इसके सारा इंस्ट्रूमेंट, तो एक क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स में भी आ जाता है।
फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रजिस्टर, मैंने ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, है ना। रजिस्टर ऑफ शिपिंग इसमें है ना वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में बात की थी। जैसे आपसे एनआई में, क्योंकि एनआई में थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई भी कर देते हैं कि इस बार कर सकते हैं, डीजेएस पैटर्न पे जा रहे हैं तो मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं। एनआई में से एक क्वेश्चन आ सकता है या दो भी आ सकते हैं, मैक्सिमम दो मान के चलते हैं, एक तो आता ही है कंपलसरी। चाहे उस टाइम 45 एक्स हुआ करते थे तब भी एक क्वेश्चन तो आता ही था मैंडेटरी इसका, ठीक है। तो अगर आता है और वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें ये वाला केस आता है। इसमें डिस्कस किया गया था कि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो आप लिख देती हूँ मैं, जिसे हम प्रतिनिधिक दायित्व बोलते हैं, ठीक है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सविता पांडे। जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो आपके साथ पूरा एनआई का प्रोसीजर डिस्कस करूंगी, मैं खुद करूंगी, क्योंकि एनआई कोर्ट की प्रैक्टिस है मेरी। तो उसमें ये जो है योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सविता पांडे, ये केस मेंशन किया जाता है प्रोसीडिंग के अंदर ही। मतलब इसमें ये था कि जो एफिडेविट दिया जाता है, ठीक है, उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर एक बार आपने कंप्लेंट के साथ दे दिया है तो, ठीक है। वरना होता है ना एग्जामिनेशन के टाइम फिर से देना पड़ता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली वो चीज खत्म कर दी थी। एक अगर नहीं मिले, अगर आपको ऐसा लगे कि ये केसेस नहीं, हमारे नॉन केसेस नहीं है, इसका कंटेंट नहीं है, तो आप मुझे बोलना, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। एक हमारा ये तो आपको पता ही होगा, दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपका 2014 का केस है। इसमें मेंस रिया के बारे में बताया गया था। मतलब आपराधिक आशय। किसका? दशरथ रूप सिंह आएगा, वो आपके उसमें भी आएगा, 142 में भी आएगा, जो उसका सेकंड वाला है उसमें भी आता है, लेकिन इसमें मेंस रिया के बारे में भी बताया गया था। अभी 138 के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ मैं। दामोदर एस प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपके 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसको इस तरह से प्रिपेयर करना, ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। आजकल क्या होता है कि कोई माइनर एक्ट है, उसमें से ये लोग टारगेट करते हैं कि कहीं या तो डीवी या एनआई या फिर जो पॉक्सो वगैरह होता है उसका कोई केस है कि ये 10 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जैसे दामोदर एस प्रभु हो गया, कंचन मेहता वाला केस हो गया, इसको 10 मार्क्स में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच, 2010 का ये केस है। और इसमें बताया गया था जो कंपनसेटरी एस्पेक्ट था ना रेमेडी का, मतलब ये बोला था कि पीनल प्रोविजंस की जगह हमें कंपनसेटरी एस्पेक्ट की तरफ जाना चाहिए। किसी को पनिशमेंट देने से अच्छा है कि कंपनसेशन लेकर उसे फ्री करो।
भाई उसने ऐसा कोई ऑफेंस तो किया ही नहीं ना, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस वजह से चेक डिसऑनर हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसने कोई जबरदस्ती या जानबूझ के ही वो काम किया हो सकता है ना कि उसकी कोई प्रॉब्लम रही हो, इस वजह से उसके बैंक में पैसा ना हो और आपने चेक लगाया और वो डिसऑनर हो गया हो। तो इस तरह से बोला है कि कोर्ट सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखेगा, और सामने वाला अगर पैसा देने के लिए तैयार है तो क्यों उसको जबरदस्ती जेल भेजना, क्योंकि एक अच्छा रेस्पेक्टेड पर्सन ही होता है, वो जेल जाते हैं इसकी जगह कंपनसेशन लेकर उनको फ्री करना। और वो कंचन मेहता में बहुत अच्छे से ट्रायल प्रोसीडिंग्स के अंडर वो बताया गया है, और आज भी जहां भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको मेंशन किया जाता है कि कंचन मेहता का अकॉर्डिंगली हम इसे रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वहां होता है कि आपका कंपनसेशन प्लस जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी कॉस्ट होता है, उसे लेकर वहीं के वहीं 258 में उसे फ्री कर देते हैं। ठीक है, प्रोसीडिंग्स खत्म करने का पावर है ना कोर्ट्स के पास, तो 258 सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली फ्री कर दिया जाता है वहां से। और यही है हमारा कंचन मेहता 6 मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। 2018 का केस है ये, और ये ट्रायल प्रोसीडिंग, ये भी आपका 10 मार्क्स में आ सकता है कंचन मेहता का। इसके भी सारे फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोल देना। ट्रायल प्रोसीडिंग, पूरा ट्रायल जो चलता है कोर्ट में वो इसी के अकॉर्डिंगली चलता है। फिर आता है हमारा सेक्शन 139, क्योंकि ये माइनर एक्ट मतलब इसमें एक ही चैप्टर है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई सा भी सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसमें ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये मेंस स्पेसिफाई है और ये नहीं है। आजकल जो नहीं होते मेंस स्पेसिफाई वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें आप केस लिख सकते हो। एक है रोहित भाई जीवनलाल पटेल तो आपको पता है ये छोटा सा सेक्शन है, कंटेंट बढ़ाने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2019 का केस है, इसमें प्रिजम्पशन के बारे में बताया था। ज्यादा तो उतना खास नहीं हुआ है, लेकिन एक जो केस है, एक और लिखिए टेडी सिंह वर्सेस नारायण दास महंत। इसमें रिबटेबल प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया था कि जो प्रिजम्पशन है वो रिबट की जा सकती है, मतलब खंडनीय उपधारणा के बारे में बताया गया था कि जो प्रिजम्पशन है उसे आप कोई भी प्रोबेबल डिफेंस लाकर रिबट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो डिफेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संभाव्य बचाव होना चाहिए, देखने से लगे कि हाँ सच में ये जो कह रहा है वो सच है, तो उसको लाके उसको रिबट भी किया जा सकता है। जबकि इसमें शेल का यूज किया गया है, एक तरह से तो हम क्या समझेंगे कि ये रिबटेबल नहीं है, लेकिन ये इस केस में डिस्कस किया गया था कि ये रिबटेबल है, खंडनीय उपधारणा है, और कोई भी प्रोबेबल डिफेंस लाकर इसे रिबट किया जा सकता है। ठीक है, 140 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ सेक्शन नंबर उसका याद करना, उसमें कोई केस नहीं है। ठीक है, सेक्शन 140 आएगा, अगर कोई लाइबिलिटी पूछता है तो इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अडॉप्ट की गई है। ठीक है, 141 ये पूछा भी जा चुका है पहले, कंपनीज का आजकल बहुत टारगेट किया जा रहा है, प्रीलिम्स में 2 बार टारगेट हो गया ये वाला सेक्शन 141। इसकी डेफिनेशन पहले पूछी थी कंपनी की, इस बार पूछ ली डायरेक्टर की। अब ये सेक्शन में पूछ सकते हैं एग्जाम में, मेंस में ये भी उठ के आ सकता है। ठीक है, तो कंपनीज ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इसमें आपको केस है एसएमएस कौन सा, ये वाला 141 आया था या 1, हाँ 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 हाँ, डायरेक्टर था, 2 डायरेक्टर्स थे, कुछ ऐसा है हम लोग पेपर। हाँ,
तो वो एक डीएम था जिसके अंदर वो लाइबिलिटी उन्होंने स्पेशल प्रोविजन दे रखा है ना कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो उसे नहीं माना जाएगा, वो लाइबिलिटी से उसको 141 में दे रखा है ना। वही वो पढ़ा था मैंने अभी ऊपर, केस वो पढ़ रही थी मैं। लास्ट टाइम के पेपर का आइडिया ही नहीं लग रहा, जो खुद ना दो ना तो उसका आइडिया नहीं रहता। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस नीता भल्ला। आपको इसमें थोड़ी सी केसेस पे मेहनत करनी पड़ेगी, पर एक बार पढ़ने पर याद हो जाए ऐसे केसेस है, ज्यादा कुछ इतना डीप में कुछ है नहीं इसमें। और एक मोना बेन केतन भाई, क्योंकि वो वाली स्कीम नहीं चलती ना आरजेएस के मेंस में कि आपको कहीं का केस याद है और आपने कहीं लिख दिया। उनको सारे केसेस की नॉलेज होती है, जो एडीजे डीजे कॉपी चेक करने जाते हैं उन्हें केसेस की नॉलेज होती है। तो वो वाली स्कीम तो हम यूज नहीं कर सकते, वो जो एलएलबी में होती है कि केस का नाम लिख दो कहीं किसी को। तो वहां अगर आपको अप्रोप्रिएट उस सेक्शन का ही याद आ रहा, और ऐसा भी नहीं जो उसका है एग्जैक्ट, जैसे अभी जैसे एग्जैक्ट लिखवाएं यही लिखना है, ऐसा नहीं 138 का 141 में लिखना है। ठीक है। मोना बहन केतन भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। टू 2004 का है ये केस। सेक्शन 142 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है। कौन लेगा इसका कॉग्निजेंस? तो फर्स्ट जो है ना, इसका सबसेक्शन 1 है वो कॉग्निजेंस की बात करता है, और सबसेक्शन 2 अब जुरिस्डिक्शन है जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है। एमएसआर लेदर्स, ये तो फेमस केस है, कई बार आरजेएस में भी पूछ लिया। वर्सेस पल्लनी अप्पन। एमएसआर लेदर्स वर्सेस पल्लनी अप्पन। ठीक है। और अब जुरिस्डिक्शन क्या हो गया आपका? नाउ जुरिस्डिक्शन, अगर जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा लिखना है? सेक्शन 142 का 2। ठीक है। इसमें ही बताया गया है जुरिस्डिक्शन के बारे में। फिर आता है आपका सेक्शन 143, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है आरजेएस में, मेंस में। तो समरी प्रोसीजर के बारे में इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता देती हूँ आपको, कंपैरिजन वाला आता है। सीआरपीसी के समरी प्रोसीजर में और एनआई के समरी प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है वो हमें भी पता चल जाता है। एक तो इसमें एविडेंस लेने पर डिफरेंस है, इसमें एविडेंस आपका एफिडेविट पर लिया जा सकता है। ठीक है, यही पूछा गया था, उन्होंने बोला था कंपैरेटिवली आपको इसको लिखना है। ठीक है। तो एक तो एविडेंस लेने पर है, यहाँ एफिडेविट पर होता है, लेकिन सीआरपीसी में एफिडेविट पर नहीं होता है। ठीक है। वहां कौन कौन सी कंडीशन है वो अलग दे रखी है कि जहां एफिडेविट पर आपका एविडेंस लिया जा सकता है। तो एक तो एविडेंस लेने में है, एक पनिशमेंट में है। वहां पनिशमेंट 3 मंथ्स है सीआरपीसी में, और यहाँ पनिशमेंट 1 ईयर है। ठीक है। एक कंक्लूडिंग ऑफ ट्रायल का है, 6 मंथ में कंक्लूड की जाएगी, कहाँ? एनआई में, लेकिन सीआरपीसी में कोई टाइमिंग नहीं दे रखी। तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लिखने के लिए। उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया था मेल में बहुत सारी आरटीआई की कॉपीज आई थी मेरे पास, सबके 00 थे। तो आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से वहां काम करना है। अगर किसी एक्ट में कंपैरेटिवली पूछा जाए कि इसमें भी प्रोविजन है और इसमें भी प्रोविजन है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो आप दोनों प्रोविजन को अच्छे से याद करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो भी चीज डिफरेंट दिखती है वो कंपैरिजन होती है। ठीक है। इसका केस लिखवा देती हूँ मैं इन री। 2021 का केस है, अभी लेटेस्ट है। इसमें बताया गया था, इसका प्रिंसिपल भी लिखवा देती हूँ मैं, आप लिखिए। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू स्टॉप
पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू स्टॉप प्रोसीडिंग, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स under section 258 CRPC is not applicable in complaint under section 138 of NI। एक तरह से ये वाइस वर्सा केसेस हो गए। कंचन मेहता में बोला है कि प्रोसीडिंग रोक दो कंपनसेशन लेकर, और इसमें बोला है कि आप प्रोसीडिंग को रोक नहीं सकते, कोई भी कंप्लेंट है वो एनआई की है तो 258 में उसे रोकने की पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। ये दोनों केसेस थोड़े से वाइस वर्सा हुए हैं, ठीक है, और दोनों ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था कोर्ट ने इन री में। इसका पूरा नाम है एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट 1881 और इन री आगे लिखा हुआ है 2021, ठीक है। तो केस का नाम तो यही है, वो तो पूरा उन्होंने डिफाइन कर दिया अच्छे से, ठीक है। हिंदी में भी लिखवा देती हूँ, सॉरी मैं हिंदी में लिखवाना भूल गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत कार्यवाहियों को रोकने की मजिस्ट्रेट की शक्ति, कार्यवाही को रोकने की मजिस्ट्रेट की शक्ति परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवादों पर लागू नहीं होती, परिवादों पर लागू नहीं होती, परिवादों पर लागू नहीं होती, ठीक है। अब आ जाता है आपका सेक्शन 143A जो पूछा गया था 2018 के पेपर में। इसमें इंटरिम कंपनसेशन के बारे में बात की गई है। तो इसका केस है जी जे राजा वर्सेस तेजराज सुराना। पढ़े हुए हैं आपके केसेस या नए नए लग रहे हैं? पढ़े हुए हैं। इसमें प्रोस्पेक्टिव नेचर की बात की गई थी। जो सेक्शन 143A है उसका नेचर क्या है? प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, भविष्य लक्ष्य, मतलब आगे वाले मैटर्स पर अप्लाई होगा। जो पीछे जा चुके हैं उन पर कोई इंटरिम कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, जो आगे आगे फर्दर आएंगे केसेस उन्हीं में मिलेगा। तो इसमें प्रोस्पेक्टिव नेचर की बात की है। इस बार प्री में पूछा गया था रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट एंटोनियम में। सेक्शन 144, 145 और 146 ऐसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको एक बार रीडिंग करनी है, पता नहीं क्या माइंडसेट लेकर हाईकोर्ट चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बस ऐसा बताया गया है कि एविडेंस लिए जाएंगे, वो एफिडेविट पर लिए जाएंगे, बैंक स्लिप कौन सी होगी, प्राइमा फेसी एविडेंस होगा, ठीक है। एक 147 है, उसमें भी कंपाउंडेबल होने की बात की गई है, सेक्शन 147। तो उसमें दामोदर एस प्रभु का केस आप इसमें लिख सकते हो। इसमें बताया गया था कि कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं सारे ऑफेंसेस। एक 148 है, उसमें केस वो सुरिंदर सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी का है, वो सबको ही पता होता है, ठीक है। तो वो केस है 2019 का। तो ये हमारा एनआई का बस इतना ही है। एनआई में इसके ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और थोड़ा सा लगता है ना किसी को कि बहुत मॉडिफाई होकर क्वेश्चन हुआ है, उसे आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बस उन्होंने जो प्रोविजन है उसी को आपको बना के पूछा है। जैसे वो 00 वाला क्वेश्चन नहीं था, आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो, 3-4 कंपैरिजन मिल जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक्ट में, अभी जैसे जनरल प्रिंसिपल्स कहाँ हैं आपके आईपीसी वगैरह में, ठीक है, और उसके स्पेशल एक्ट भी बने हुए हैं। तो अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो आप आराम से कंपैरिजन दोनों सेक्शंस को सोचो कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको कंपैरिजन 2 सेकंड लगेंगे डिटरमाइन करने में। तो क्वेश्चन को बिगाड़ने से अच्छा है कि पहले 2 सेकंड रुककर उस पर आप सोचिए कि आपको लिखना क्या है, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए। जगह भरना मोटिव नहीं होना चाहिए वहां, आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट को आप
बिना किसी फ्रेमिंग के भी लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और सुंदर सुंदर सजा के आए और कंटेंट मिस है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हेलो, अभी क्लास में हो, 2 मिनट में करती हूँ फिर आपको, है ना। चलिए, हमारा एनआई हो गया। अब जेजे, जेजे बहुत रोल प्ले करता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं जेजे एक्ट में से। पर जेजे में ऐसा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि आधे प्रोविजंस कमिटीज के हैं और आधे आपके जेजे बोर्ड के हैं, ठीक है। ये मैं कर देती हूँ। तो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एक फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन हाई प्रोबेबल है, ऑब्जेक्ट, जो आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा। ये मैं यहाँ नहीं, ये मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट है इसका, वो पूरा केस लॉ से बताया गया है। एक तो इसका ही बहुत बड़ा दे रखा है, एक्ट में देखोगे आप तो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसको शॉर्ट एंड स्वीट में हमें लिखना हो, वो मेरे पास लिखा हुआ है। आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम पढ़ने का है, मेहनत करने का नहीं है, ठीक है। और बाकी जो केस लॉ से ऑब्जेक्ट बताया गया है वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसका शेयर कर दूंगी आपको आज ही पीडीएफ बनाकर, ठीक है। केसेस का तो आप मुझे बता देना, जिसको नीड है वो मुझे बोल देना। तो फर्स्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बन सकता है, क्योंकि कभी ना कभी इसमें नहीं तो आपके एसेस में काम आएगा। बच्चों के ऊपर ऐसे आता ही है, या तो विमेन के ऊपर पूछते हैं या फिर चाइल्ड के ऊपर पूछते हैं। तो चाइल्ड में आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का थोड़ा ऑब्जेक्ट तो देना ही होता है, ठीक है। लॉ प्रोविजन जितना आप ऐसे में लिखेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो ज्यादा थ्योरिकल लिखकर आता है उसके मार्क्स कटते हैं इससे में, तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वो वाली लिखनी होगी। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उसकी डेफिनेशंस हैं। लास्ट टाइम भी पूछिए डेफिनेशंस, डेफिनेशंस एवरी ईयर पूछी जाती है जेजे में से। और मुझे लगता था पहले कुछ कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने डेफिनेशंस पूछी है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो सभी इंपॉर्टेंट बना दी। जैसे आपको कौन सा कवर करना है, फर्स्ट फर्स्ट एब्डन चाइल्ड पढ़ के जाना है। सबकी कंटेंट कंटेंट याद करके जाइए, बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगी। सेकंड अडॉप्शन, आफ्टर केयर इस बार प्रीलिम्स में भी थी है, और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस होते हैं उनके मेंस में आने के चांसेस होते हैं। प्रीलिम्स को मेंस में वो लोग टारगेट करते हैं। आफ्टर केयर फिफ्थ नंबर की। 8 बैगिंग, भीख मांगना, देखिए लास्ट टाइम ये पूछी गई है। नाइन्थ नंबर की ना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बालक का सर्वोत्तम हित, ये आया था ऑप्शन में। मतलब कुछ 5 डेफिनेशंस दी गई थी, उसमें से 3 करनी थी, तो उसमें एक ये भी थी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ, 12 13, 12 करनी है, 13 करनी है, 14 करनी है। 14 को आप थोड़ा सा पॉइंट्स में एक बार देख लेना, इसका कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसको इजी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो एक बार ऐसे लिख लेना साइड में, जहां आपका इजी लैंग्वेज में याद हो जाए। पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं 5-6 करने के बाद सोचा कि इतने में तो पेज भर जाएगा, 5-6 में नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, उसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बस। एक है आपका 17 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, 20 चिल्ड्रंस कोर्ट, ये भी आई थी लास्ट टाइम वाले पेपर में चिल्ड्रंस कोर्ट की भी दी हुई थी, ठीक है, बालकों का न्यायालय। फिर है आपका कोर्ट कर लो, इस बार कोर्ट भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे कोर्ट्स है ना इसमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट है, तो कोर्ट कर लीजिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं कुछ 5-6 डेफिनेशंस को ही रिकमेंड करती थी, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम का पेपर देख के डर बैठ गया कि डेफिनेशन कोई से भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपका 27 फिट फैसिलिटी, ये लास्ट टाइम पूछी हुई थी, फिट फैसिलिटी 27 को। आप इस बार फिट पर्सन आ सकता है 28।
और ये भी है सजेशन कि एक बार सबको गो थ्रू करके जाना। इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, इन्हें तो मतलब आपको याद करना है और बाकी देखकर कुछ भी जाना है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था सीआरपीसी में, आपको याद हो, एक लोकल जुरिस्डिक्शन का वो डेफिनेशन दे रखी है जिसे शायद ही कोई पढ़ता होगा, ठीक है, लेकिन पेपर में वो भी पूछ ली। तो एक आइडिया होता है, रफली आइडिया होता है ना, हम कुछ लिख पाते हैं। अगर रफली आइडिया भी नहीं हो, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं फिर वहां, ठीक है। हीनियस ऑफेंस, ये भी आया हुआ है पेपर में, 33, 35। एक बार है ना, हीनियस ऑफेंस, पिटी ऑफेंस और ग्रीवियस, इन सबको क्या किया था उन्होंने, सीरियस, सॉरी ग्रीवियस नहीं, सीरियस, तीनों को एक साथ पूछा था। वो आया था 2016 वाले पेपर में, ठीक है, तीनों के एक साथ पूछा था, तो हो सकता है तीनों को एक साथ पूछ लें। तो हीनियस हो गया आपका, फिर है ऑर्फन, 42, ये भी आया लास्ट टाइम, ऑर्फन पूछा था, ठीक है। फिर 45 पिटी ऑफेंस, 46 प्लेस ऑफ सेफ्टी, 54 सीरियस ऑफेंस और 60 सरेंडर चाइल्ड, ये भी लास्ट टाइम पूछा हुआ है, सरेंडर चाइल्ड, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशंस हो गई, इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, याद करना है, और बाकी को एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। सेक्शन 3 जो है आपका जर्नल प्रिंसिपल्स, देखिए ना, एक पॉलिसी रहती है जो सर ने भी आपके साथ डिस्कस की होगी, कि जो इससे पहले वाला, मतलब जो लास्ट टाइम का प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हैं, इस वाले मेंस में करेंगे, तो उसके नंबरिंग पूछी गई थी, आपको याद हो तो, जो जर्नल प्रिंसिपल्स है वो कितने हैं ये पूछे गए थे। तो इस बार हाई प्रोबेबल चांसेस है कि जर्नल प्रिंसिपल्स पूरे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में लास्ट टाइम टारगेट होता है वो मेंस में इस बार टारगेट होता है, ठीक है। तो जर्नल प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से याद करके जाना और इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाए। 4 में भी पूछ सकते हैं, 6 में भी पूछ सकते हैं, 3 में नहीं पूछेंगे, 3 में इसको नहीं पूछेंगे, 4 या 6 में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वर्ड्स को लिमिट करना, जिसमें सारे प्रिंसिपल्स भी आ जाए और मेन मेन चीजें भी आ जाए, ठीक है। आप इसको जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आराम से एक एक लाइन में आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखना है कि जो ये प्रिंसिपल है वो क्या बोलना चाहता है। सेक्शन 4, लास्ट टाइम वाले में डिस्क्वालिफिकेशन पूछी थी, इसका सब सेक्शन 4 पूछा था, तो ये जो आपका सेक्शन 4 है वो डिवाइड होकर भी आ जाता है। आई समझ में बात, मतलब प्रोविजन पूछ सकते हैं और इसके डिस्क्वालिफिकेशन को अलग पूछा था। जो इसका सब सेक्शन 4 है वो 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इक्वली, मतलब इसको पूरा आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन 8, सेक्शन 8 आ जाता है। सेक्शन 10 और 12, अगर बेल के रिगार्डिंग पूछते हैं तो आपको 10 को भी मेंशन करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए बेल का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पहले तो पूछा जाता है कि बेल के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और किन किन मैटर्स में बेल ग्रांट नहीं की जाती, ठीक है। तो वो जो 3 कंडीशंस हैं, जो भी चाइल्ड किसी गलत उसमें आ जाएगा, किसी भी कंसर्न हो जाएगा, या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस वो हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, मैं तो खुद ही मेरे दिमाग से निकल गया। किसी भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर में हानि की है, या फिर डिफीट हो जाएगा एंड्स ऑफ जस्टिस में, 3 तरह के वो दे रखे हैं, रीजंस दे रखे हैं जिसमें बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। तो इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। मुझे इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिले थे। आपको सेक्शन 10 को भी थोड़ा मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्टली सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेक्शन 10 से स्टार्ट हो रही है कि कोई भी अगर कंफ्लिक्ट विथ लॉ है, कोई भी चाइल्ड है, फिर उसकी बेल का प्रोविजन तो तब आएगा ना जब वो पकड़ा जाएगा। तो आपका 10 और 12 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेल का ही पूछते ही है। सेक्शन 14, देखिए सेक्शन 14 में तो 197 वैकेंसी के टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहां से नहीं पूछा गया था, वो इसका पूछा गया था सब सेक्शन 5। क्या पूछा गया था, सब सेक्शन 5। जैसे पढ़ते हैं ना हम, तो हमारी इच्छा यहाँ तक ही खत्म हो जाती है, अच्छा 14 पढ़ लिया, चलो इतना प्रोविजन तो पढ़ लिया, आएगा तो इतना तो लिख ही देंगे। मेंस के टाइम पता है क्या होता है, आपको मैं बता देती हूँ, ये मेंटेलिटी लेकर मत पढ़ना।
कोई भी सेक्शन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो आप उसको ये मेंटेलिटी लेकर मत पढ़ना कि मेरा तो लिखने का मटेरियल प्रिपेयर हो गया, अब मुझे सेक्शन में आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। वो आप जहां छोड़ोगे ना वहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज मत लेकर मत पढ़ना। प्रोविजन को एक बार गो थ्रू करना है पूरा कि क्या बोला गया है बैरक में। तो इस सब सेक्शन 5 में से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था कि कोई भी जो स्पीडी फेयर और स्पीडी इंक्वायरी है ना, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तो वो सब सेक्शन 5 में बताया गया है जो यहाँ तक कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोविजन पूछा गया था। मैं यही सोच रही थी कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनके पेपर बनाने की सोच स्टार्ट होती है। बच्चों की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो खुद भी उस दौर से निकलते हैं ठीक है। 15 16 नहीं आएगा, 16 आपका उसका क्वेश्चन है प्रीलिम्स वाला। 18 फिर डायरेक्ट आ जाइए 27 पर, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। वैसे तो कमिटी के प्रोविजंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, रेयर टू रेयर है। अभी तक कमिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कमिटी का काम है ना, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं। देखिए आपका पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो काम होते हैं ना, वही चीज पूछी जाती है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का तो है नहीं, तो वो टारगेट भी नहीं करते। एक अडॉप्शन वाले जो है आपके सारे प्रोविजंस, अडॉप्शन के प्रोविजंस भी नहीं आएंगे क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। तो अभी तक ये टारगेट नहीं किए गए हैं, बस हमें रफली इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। 27 वैसा ही है, सेम टू सेम जैसा सेक्शन 4 है, थोड़ा सा प्रोविजन इधर उधर किए हैं बस। वो याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा आपको। 27 हो गया, फिर आपका 30 हो गया, थर्टी के बाद है आपका 36 इसकी इंक्वायरी, ठीक है। फिर देखिए चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था 2016 वाले पेपर में, पूरा चैप्टर पूछ लिया था, पूरा ही चैप्टर पूछा था। मतलब रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटेग्रेशन पूरा, मतलब उन्होंने टॉपिक वाइज ही पूरा पेपर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, वो सारे प्रोविजंस को शॉर्ट में लिखना होता है, जो उसका बेसिक फंडामेंटल है। जैसे आपने थोड़ा बहुत इसका बता दिया कि कोई भी प्रोसेस क्या होती है रिहेबिलिटेशन की, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन बता दिया कि 41 में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका आप 1 लाइन में भी बता सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से, उनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 41 के अकॉर्डिंगली किया जाता है, ठीक है। फिर आपने ये बता दिया कि कोई भी अगर नहीं करेगा तो वहीं उसका पनिशमेंट बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके। अगर कोई ओपन शेल्टर है तो क्या उसका मोटिव है, इंटेंशन क्या है, ठीक है। फोस्टर केयर का कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन होम हो गया, स्पेशल होम हो गया, और प्लेस ऑफ सेफ्टी और फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन, मतलब शॉर्ट में 1 लाइन में उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि कौन सा इंक्वायरी के। जैसे जो आपका स्पेशल होम है, सेक्शन 18 में जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल होम में रखा जाता है। अगर ट्रायल उसका अगर बेल पर छोड़ा गया है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रहता है तो उसे कहाँ रखते हैं, एक मिनट मेरे माइंड से निकल गया, उससे रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, ठीक है। अगर जहां भी इंक्वायरी चलती रहेगी तो जो पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी होगी वहां का रखेंगे, ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे। और सेक्शन 18 में अगर ऑर्डर पास कर दिया, मतलब अगर वो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ है, जिसने ऑफेंस किया है, तो उसे कहाँ रखेंगे, स्पेशल होम में रखेंगे। तो एक एक लाइन में आपको मेंशन करना है इसमें, और बाकी चीजें नहीं लिखनी कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो सब पता है। सब स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, वो बार बार हमें नहीं डिफाइन करना होता, ठीक है। फिर आपके आता है, वैसे तो इसका अभी तक कोई प्रोविजन पूछा नहीं गया है अडॉप्शन का, लेकिन फिर भी सेफ साइड पर रहना है। तो अगर अडॉप्शन आता है तो आपको सेक्शन 56, 57 और 61 को एक साथ लिखना है, ठीक है। 56, 57 और 61। फिर डायरेक्टली आ जाइए 56, 57 और 61। ये ऑफेंसेस नहीं पूछे जाते हैं, ऑफेंसेस ना तो प्रीलिम्स के लिए बने हैं ना मेंस के लिए बने हैं, ठीक है। ये सिर्फ बताए गए हैं इसमें कोई ऑफेंसेस हैं, वैसे भी पनिशमेंट सेक्शंस वगैरह नहीं टारगेट किए जाते हैं। आपको फिर 86 देखना है एक बार, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, बहुत इजी है वो तो।
और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 94 डिटर्मिनेशन ऑफ एज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज। टारगेट करेंगे तो सेक्शन 3, अगर जैसे बड़े क्वेश्चन में टारगेट किया जाएगा तो सेक्शन 3 हो जाता है या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एज हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी अपील आ जाती है 101, शायद लास्ट टाइम भी पूछी गई है, टाइप्स ऑफ अपील्स पूछी गई थी, कितने टाइप्स की अपील होती है इसमें। और टाइप्स ऑफ अपील के बाद कुछ नहीं बचता, फिर खत्म है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका मेंस का रिलेटेड, मतलब बड़ा एक्ट है, मुझे पता ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें मेंस का इतना कोई खास मटेरियल नहीं होता है, बस जो जो चीजें आपको बताइए उस पर आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं आती है ना फिर, क्योंकि कुछ कुछ तो है इसमें से मिनिमम चीजें बनती है, प्रीलिम्स के टाइम बहुत बल्कि है ये एक्ट, लेकिन मेंस के टाइम ये बहुत अच्छा एक्ट है, जहाँ आपको कुछ कुछ प्रोविजंस टारगेट करने हैं और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना आप कंटेंट अच्छा लिख कर आओगे, एग्जैक्ट कंटेंट लिखोगे, आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट पेपर्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस रहे थे। नहीं नहीं, इसमें कंटेंट लिख देंगे वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि केस लॉस वो पूछते ही नहीं है इसके। नहीं नहीं, केस वेस नहीं है। और इसमें क्या होता है कि कभी टारगेट भी नहीं किए जाते केसेस, इस एनआई हो गया, डीवी हो गया, ये केसेस को बहुत टारगेट करते हैं, तो एक मेंटेलिटी बनी होती है, जैसे जेजे में क्या है, प्रोविजन से बहुत बल्कि है ना, तो केसेस टारगेट ही नहीं करते। केसेस के लिए तो तब जाएंगे ना जब एक्ट कोई बहुत कम प्रोविजन वाला होगा, तो इसलिए ये टारगेट नहीं किया जाता। कौन सा वाला? एक मिनट ना, हाँ, डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो आपको पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन में इफ एंड बट नहीं होता। इतनी चीख कैसे आ रही है? बीमारी वो हो गया इसको, मतलब फोबिया टाइप तो नहीं हुआ एग्जाम का? बस एग्जाम के टाइम कोई बीमार मत होना, 45 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, बीमार होकर अपना टाइम मत वेस्ट करना, और 45 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। ये भी मत मेंटेलिटी डेवलप करनी है माइंड में कि 45 डेज बहुत कम टाइम है। भाई जब 45 एक्ट हुआ करते थे ना, तब भी 45 डेज ही मिले थे। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब 45 एक्ट थे सामने और 45 डेज दिए थे गिन के। 10 अगस्त को रिजल्ट आया था, 24-25 को मेंस था, मतलब एग्जैक्ट 45 डेज थे। उस टाइम क्या होता बच्चों का हाल, 45 एक्ट और 45 दिन, उसमें वही जजमेंट ऑर्डर राइटिंग, उसमें वो एसे राइटिंग, उसमें वो केस लॉस पढ़ना, सारी मेहनत करी थी ना। वो सफिशिएंट टाइम है, 18 एक्ट है, इसमें तो आप 2 बार रिवीजन कर लोगे अच्छे से। कौन से ईयर का? पहले 2021 का। ये देखो, ये रूल्स लिखे रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि जिसने किस बार किया है ना, एक तो व्हाइटनर से प्यार है तो उसे छोड़ दो, कहीं की आदत होती है व्हाइटनर यूज करने की, वो ना करें व्हाइटनर यूज, सब साफ लिखा होता है, नहीं करना, नहीं करना तो मतलब नहीं करना। पेन की इंक बार बार चेंज नहीं करनी, और पेन को अभी से आप लोग लिखकर थोड़ा सा चला लो, मैं सबको यही बोल रही हूँ जो मेंस लिखने आ रहे हैं, थोड़ा सा पेन को वहां एकदम से क्यों न्यू पेन से मुहूर्त नहीं करना है, घर नहीं है वो जो नारियल फोड़ने के बाद आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है, पेन को चला के रखो, कम से कम 7-8 अपने पेन साइड में प्रिपेयर कर लो, इससे वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो एकदम से स्टार्ट होते हैं ना कि वो हाथ नहीं चलता थोड़े टाइम तक, आप जब तक पेन स्पीड नहीं पकड़ेगा आपके हाथ भी नहीं चलेंगे, और हाथ पे प्रेशर आएगा तो यहाँ से दर्द होना स्टार्ट होगा, आगे के पेपर्स नहीं लिख पाओगे, और उस दिन अगर पूरा एक दिन में जोश दिखा दिया हाथों का लिखने का, तो नेक्स्ट डे हाथ साथ नहीं देगा, ठीक है, सो जाएगा वो। जैसे आपने देखा है ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो दूसरी बार चढ़ने लायक रहते हैं क्या? दूसरे दिन एक साथ चढ़ गए जितना चढ़ गए, लेकिन घर पे आकर अगर सो गए तो फिर वो पैर सो जाते हैं। एक हफ्ते की जा पड़ती है, लेकिन आपको नेक्स्ट डे भी पहाड़ पर चढ़ना है, तो इस तरीके से आपको अपना परफॉर्मेंस रखना है बेसिकली।
मैं बहुत झेली हुई हूँ इन सारे प्रोसीजर को, और बहुत आइडिया रहता था कि क्या करना होता है, क्या क्या चीजें होती है ना। एक होता है ना, हम लोग जाते हैं तो एक किट रखते हैं, वैसा किट एक तरह से होता है कि आपको अपना जो स्प्रे होता है उसे भी साथ में रखना है। एकदम से हाथ में बहुत दर्द करना स्टार्ट कर दिया तो आप स्प्रे कर लो, कम से कम उस टाइम तो परफॉर्मेंस रहे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। सेक्शन 2 में है शायद, है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये एनआई में से आया है। ये आपके किस में से आया है सेक्शन? मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, इसकी और मेरी दुश्मनी है, जब भी मैं ओपन करती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैसेज राम इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज आ गई तो मतलब किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहीं से वो डिटरमाइन हो गया कि हमारा कौन सा सेक्शन हिट कर रहा है, सेक्शन 141 एनआई। ठीक है, इज हैविंग 2 डायरेक्टर्स मिस्टर राम एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देकर इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे मत कर, मैं कह रही हूँ ना, इसका और मेरा नाता रिश्ता थोड़ा वो है। कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसा ही ठीक है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया कि हमारा एनआई का जो प्रोविजन है 141, उसमें जो प्रोवाइजो दिए गए हैं, जैसे एक प्रोवाइजो तो सब में होता है, लेकिन इसमें 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं 141 में। सेकंड प्रोवाइजो ये बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए पर्सन इज नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट or a state government or a financial corporation owned or controlled by the central government or the state government, as the case may be, he shall not be liable for prosecution under this chapter। तो इसमें क्या बताया गया है कि उन्हें एक तरह से एक्सक्यूजेबल बनाया गया है, इसको 138 मतलब चैप्टर 17 के अंडर कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंटेड होगा। तो यहाँ सीधा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के थोड़े फैक्ट्स बनाकर दिए हैं। तो आपका जो इसका प्रोवाइजो है उसको लिंक करते हुए आपको लिखना है कि कोई भी वो थोड़ा सा बैरक की लैंग्वेज और थोड़ा सा अपना खुद का फैक्ट, ये आपके मिल जाएगा। आपको अभी जो पेपर्स मिलेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से इसको फ्रेम कर रहे हैं। लास्ट टाइम किसने दिया था पेपर, कितने नंबर मिले थे आपको इसमें? नहीं, आरटीआई में कॉपी भाई वो बेस होता है, उसे जरूर निकलवाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा 141 से आगे, मतलब हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। 141 तो ये पीछे लगे हुए हैं अभी, तो आप थोड़ा सा अच्छे से ही करके जाना। उसका केस है वो भी अच्छे से, MSR लेदर्स वाला केस है, उसमें सारे चीजें बताई गई है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें जे का आया ये, स्टेट ब्रीफली अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 पूरा इसमें पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी नंबर नहीं कटे अगर आप सारे जितने भी उसके डिस्क्वालिफिकेशन है वो सब मेंशन करके आओ। और 3 कितनी है, 3-4 है शायद, हाँ 4 हैं, तो चारों के चारों लिखनी है। 3 नंबर में पूछा, अगर चारों के चारों लिखोगे तो 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, जहां कंटेंट मिस नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है कि हमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, मैंने मेरी मोस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन है उसमें से पूरे नंबर है, वो कहीं तो कटते ही हैं, पूरे में से आ जाए तो मुझे 100 में से 100 नहीं मिल जाए। ठीक है, तो वो तो एक मिथ होती है कि हमें अगर आप कंटेंट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ ये, जुवेनाइल जस्टिस में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते, कभी भी आपको फ्रेमिंग टाइप नहीं मिलेगी इसमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 3 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट टाइम जे में से, ये 3 मार्क्स में था। अब आपको बताती हूँ मैं, देखिए आ गया, आया क्या, नहीं आया, ये रहा। How many types of appeals are provided under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015? तो 101 पूछा गया है, इसमें टाइप्स पूछे गए हैं। जो आपके टाइप्स के ऊपर 2 तो बता ही दिए कि कौन कौन सी अपील्स होती है इसमें। ठीक है, एक तो कमिटी वाली अपील जाती है, एक जो बोर्ड वाली अपील जाती है। जितनी भी अपील के प्रोविजन है ना, उसमें सेकंड अपील होती है या नहीं होती, या कुछ नहीं होती, वो सारे अपील का मतलब आपको पूरा सेक्शन इसमें मेंशन करना है। ठीक है, उसे उनको समझ में आ जाता है कि क्या है। 4 मार्क्स में पूछ लिया, तो 101
ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन। एक है आपका सेक्शन 20, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 5 6 7 तो हो गए। अब डेफिनेशन आएंगी वो, मत कर यार। ये आ गया 6 मार्क्स में, कितने हो गए टोटल? 13 मार्क्स। मतलब 13 मार्क्स कौन ले गया? सिर्फ जे ले गया। तो जे इंपॉर्टेंट है, और कुछ ज्यादा भी प्रोविजंस नहीं है याद करने के, तो आपको अच्छे से करना है जे एक्ट को। एक्सप्लेन एनी 3, मतलब इसमें से 3 लिखनी है, और सारी कैसे दी है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रन कोर्ट, फिट फैसिलिटी, ऑर्फन, सरेंडर चाइल्ड। हमें देखा जाए ना तो हम लोग ये सारी डेफिनेशंस पहले याद भी नहीं करते थे। मेरे को सबका फैक्ट पता है, मेंटेलिटी वही है, मैं भी उसी दौर से निकली हुई हूँ। इन्हें कोई याद नहीं करता था, उन्होंने इसी को टारगेट किया है। तो मतलब जहां से हम सोचना बंद करते हैं, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। तो आप सारी डेफिनेशंस को एक बार देख कर जाना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो तो हो गई। वो क्या होता है कि ये ओपन शेल्टर वगैरह से नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि ये सेक्शन उसमें है, सेक्शन 41 में बताया गया है, सेक्शन 42 में बताया गया है, तो वो उस सेक्शन को रेफर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला पेपर हो गया? 2021 का एनआई का एक क्वेश्चन है, जे के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन आए। भाई बहुत ही नीचे है। सोचो ये वाला पेपर आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, जज बनाता है डायरेक्ट। तो कुछ ज्यादा भी खास पेपर नहीं आता, डील करना है बस हमें इससे अच्छे से। 14 में है ना ये रहा। What steps shall be taken by the Juvenile Justice Board at the time of initiation of inquiry to ensure fair and speedy inquiry of a child in conflict with law? विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में जांच प्रारंभ करने के समय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा रिजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने होते क्या कदम उठाए जाएंगे? जो मैंने आपको बताया ना सेक्शन 14 का सब सेक्शन 5, वो पूछा है डायरेक्ट इसमें से। अब नहीं पढ़ते, मुझे पता है उस टाइम बच्चों की, पता है सबसे ज्यादा डिस्कशन क्या था? जैसे पेपर देके बाहर निकले, मैं भी थी उसका हिस्सा, पेपर मैंने भी दिया था, तो इसी चीज पर सबसे ज्यादा डिस्कशन था। ये कौन पूछता है, यहाँ से कौन पूछता है, इनको पूरा ऊपर के सेक्शन नहीं मिले, इतने सारे सेक्शन नहीं मिले, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 5 पूछा है डायरेक्ट उठा के। भाई वहीं की वहीं सबका जो आर्ग्यूमेंट था ना वो इसी के ऊपर था, मतलब उन सबके वो गलत हुए थे, और जो पढ़ के गया था उसका वो सही हुआ होगा। तो बेनिफिट कौन ले गया? पढ़ने वाला। मैंने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मेरी आदत थी डायरेक्ट रीड करने की। मैं कहा यार बेसिक ही तो पूछा है, उसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर स्पीडी के लिए, मतलब ये है कि समरी प्रोसीजर करेंगे, वो समन करेंगे। ठीक है, जहां तक हो सकेगा समरी प्रोसीजर से, जो पिटी ऑफेंसेस है उनमें समरी प्रोसीजर किया जाएगा, और जो बाकी ऑफेंसेस उसमें समन किया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है भाई? पर मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको, अगर जैसे 15, अभी आप 15 की रेस में हो, आपको अगर 3 की रेस में आना है, 3 में से 1 बनना है, तो आपको उनको डिफीट करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो सब पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, तो आप उनको आराम से डिफीट कर पाओगे। क्योंकि प्रीलिम्स कई बार लोगों की रिटर्न स्किल्स नहीं होती है, वो होता है ना, मतलब कि आप ओएमआर फिल कर देते हो, रिटर्न स्किल्स, तो आपको बस उस पर थोड़ा सा काम करना है। ये जो 45 डेज है उसमें अपने रिटर्न प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, हाथ को जितना चला सकते हो, क्योंकि हाथ रुकता है ना, वहाँ कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, अभी ये सारे आपकी दौड़ में नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने की, उनका हाथ रुक जाता है, कई बेहोश हो जाते हैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई है ना एग्जाम के दौरान, मैं क्या बोलूं, मेरे डिमोटिवेट हो जाती, पर मैं सब आंख नाक में गांधी जी का बंदर बन जाती हूँ उस टाइम। ये मैंने कान पे हाथ रखा या मैंने आंखों पे हाथ रख लिया कि देखना ही नहीं है, क्योंकि खुद भी डिमोटिवेट हो जाता है। कोई सो गया उस पर सर रख के, कोई ने यूं पटक पटक के कॉपी बंद करते रहते, कोई क्या बोले। एक को तो मुझे एक बार बोलना पड़ा था कि भैया आपको नहीं करना मत करो, पर ठीक है दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, इस टाइम मुझे लिखने दो मेरा। क्योंकि सोचने वाली बात होती है ना कि ऐसे राइटिंग में हमें कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता होता है। एक बार कंसंट्रेशन वीक हुआ, या कोई ऐसा होता है पेपर को छोड़ा बाहर घूमने चले गए, ठीक है, एक लड़की आई वो रखते 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 बेहोश हो गई धड़ाम नीचे, देखते देखते मेरे आंखों के आगे गिर गई।
मैं चक्कर खा गई, मैंने कहा यार अपने साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाए। तो बहुत सारी, कोई चलते चलते गिर रहा है, कोई भागते भागते इधर उधर हो रहा है, तो आपके सामने सिचुएशन आएगी, ये सब दिखते हैं कई बार। तो एक ये हो गया हमारा 14। 14 में 14 नंबर का आया था और 14 नंबर का ही आपको सेक्शन लिखना था, सब सेक्शन 5 लिखना था। फिर है आपका क्वेश्चन 19, ये रहा। To constitute an offence under Section 138 Negotiable Instrument Act, which are the mandatory condition precedent of time limits and what are the provisions relating to interim compensation explain। तो इसमें आपका 138 के जो रिक्वायरमेंट्स है, मैंने कहा है ना रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएगी, तो रिक्वायरमेंट्स पूछी गई और इंटरिम कंपनसेशन की बात की है। तो अगर आप इसे केस लो के थ्रू अच्छा सा सजा के लिख कर आओगे तो वो 6 के 6 नंबर आपके। इसे 6 नंबर को कैसे आपको लेना है अपने पाले में, ये आपके ऊपर है। इसमें आप वो सेक्शन 142 है उसका कॉग्निजेंस वाला चैप्टर है चाहे वो, लेकिन उसका मेंशन करके आओ कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां से 1 मंथ में कंप्लेंट फाइल होती है, ठीक है। और अगर उस 1 मंथ में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते तो अगर रीजनेबल कोई भी सफिशिएंट कोज बताया जाता है तो कंडोनेशन ऑफ डिले भी होता है। अपनी लैंग्वेज में अच्छा आंसर बना के आइए। आप कंटेंट देकर आओगे आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। कॉपियों में अगर ये बच्चा कहता है ना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारों की शिकायत होती है कि हमें नंबर नहीं देते, उन्हें नहीं पता होता कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं बैठा, आपकी कॉपी में कंटेंट मिस होता है इसलिए नंबर नहीं मिलते। बाकी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं निकालनी जाती, मेरी कॉपी तो पता नहीं किसके हाथ में लग गई, किसने कॉपी चेक करी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत माइंड सेट से कॉपी चेक की जाती है क्योंकि आरटीआई आपके पास पावर है पूरी लगाने की। तो आपके पास कॉपीज आ जाती है तो वो ऐसी बेवकूफियां नहीं करते हैं, अच्छे से कॉपी एक एक वर्ड चेक किया जाता है। आपने कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा है उसका नंबर कटेगा, या कुछ गलत लिख दिया, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है तो मत करो मेंशन। सब सेक्शन उसका याद नहीं आ रहा है मत करो मेंशन, जरूरी नहीं है लेकिन गलत मत लिखना। गलत पर डायरेक्ट राउंड बनता है और उसका नंबर कट होता है। गलत लिखने से अच्छा है कि आप मेंशन ही मत करो, वो चलेगा, ठीक है। और केस लो अगर आता है तो ही डिफाइन, अगर स्पेसिफिकली पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा वरना आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा सीधा सीधा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें केस लो के थ्रू उन्होंने पूछा है तो आपको 5 नंबर ही मिलेंगे मैक्स टू मैक्स, 5 मार्क्स उसके काट लेंगे वो। लेकिन किसी में नहीं पूछा है तो वहां आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है तो, ठीक है। तो टाइम का यूटिलाइज आपको करना, और जितना हाथ आपके अच्छे चलेंगे उतना ही आप परफॉर्म कर पाओगे। वर्ड लिमिट है, ठीक है, लेकिन अच्छा है ना कि अगर आप स्पीड में लिख पाते हो तो आप अपना प्रोविजन तो कंप्लीट कर सकते हो ना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसको इतने इतने जैसे आपके ऐसे राइटिंग आती है उसमें तो मेंशन हो जाता है कि 600 वर्ड्स है, 500 वर्ड्स है, 400 वर्ड्स है, देते हैं ना, हर बार चेंज भी कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम चेंज कर दिया था, 600 को 500 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका ध्यान आपको रखना है कि 500 को एक्सीड ना करे, वो एक्सीड करोगे तो एक्सीड होते होते नंबर कटते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई लिखा नहीं जाता, यहाँ आपको नंबरिंग दी जाती है, उसमें जितना आपको पेज कवर करने के आपके अंदर कैपेसिटी है, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चलो। 100 मार्क्स और 3 घंटे आपके हाथ में। पेपर कोई सा भी आए लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड तो नहीं करेगा ना 100 मार्क्स से ऊपर रखा आएगा और ना 3 घंटे से ज्यादा का आपको टाइम दिया जाएगा, तो उसे आप टाइम में मैनेज करो। जैसे 6 मार्क्स को आपको कितना टाइम देना है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पीड बनाओ। मेरा कंसेप्ट यही था एग्जाम का, मैं हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली चलती थी, मैं कभी इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलती थी कि मुझे एक नंबर के लिए इतने वर्ड्स लिखने हैं, उससे हमारा थोड़ा सा टाइमिंग का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। आप चलो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, मुझे 6 मार्क्स को इतना टाइम देना है, 5 मिनट देना है, 6 मिनट देना है, वो खत्म होते मैं इस पे से मूव कर दूंगी क्योंकि आगे का मेरा टाइम चला जाएगा वरना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, आपका मेंस बहुत अच्छे से निकलेगा। और 45 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम, इसमें आप 2 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मेंस के कैंडिडेट से कुछ नया तो हो नहीं, आराम से आप पढ़ सकते हो। कोई नया भी पढ़ रहा है ना वो भी पढ़ सकता है, 45 डेज बहुत ज्यादा है। अभी 10-15 दिन बाद ये 45 डेज खलने लगेंगे कि अभी करवा लो यार, 10-15 दिन हो गए, याद हो गया, अब मेंस ले लो फटाफट से तो वो आपको बुरा लगेगा। कोई रिट विट फाइल हो गई ना तो 2 बातें आप ही के मुंह से निकलेगी कि यार क्या इनको होती, रिट क्यों लगाई है। तो ये टाइम अभी कम लग रहा है लेकिन आप जब पढ़ लोगे, एक बार का रिविजन कर लोगे, तब आपको ये टाइम बहुत ज्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर एंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते